वेरी गुड इवनिंग ऑल माय फ्रेंड्स। आई रोहित केसवानिया, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा आप देख पा रहे हैं स्लाइड पर, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें भी आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है वो स्ट्रक्चर एंड पैकेजिंग ऑफ द डीएनए, और साथ में आज हम यहाँ पर एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर अपना। तो आप यहाँ देखेंगे, आपको यहाँ नजर आएगा कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में न्यूक्लिक एसिड की अगर मैं बात करता हूं तो डीएनए और आरएनए को कहा जाता है न्यूक्लिक एसिड। और ये क्या है, आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। आप कह सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर डीएनए या फिर आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल क्या है आपको देखने को मिलता है। तो ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स में डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल आपको देखने को मिलेगा। वहीं मैं आरएनए की बात करता हूं तो कुछ वायरसेस के अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए की फॉर्म में पाया जाता है। और आरएनए मोस्टली कैसे फंक्शन करते हैं, तो आप कहेंगे एज ए मैसेंजर क्या करते हैं, काम करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, ये किसका स्ट्रक्चर है यहाँ पर, तो हम कहेंगे डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड की। यहाँ देखिए, अगर हम इनको कंपेयर करें, अगर हम यहाँ पर इनको कंपेयर करें तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा डीएनए और आरएनए। डीएनए को हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, वहीं आरएनए को अगर हम कहें तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। यहाँ आप देखें तो डीएनए में आपको डबल स्ट्रैंड आपको देखने को मिल जाएंगे, जहां बेस पेयर क्या है आपको देखने को मिलते हैं। और वहीं राइबोज न्यूक्लिक एसिड की अगर मैं बात करता हूँ तो सिंगल क्या है आपको चेन देखने को मिलती है। और वहीं अगर हम यहाँ देखें कि कौन कौन से सुगर्स आपको यहाँ पर नाइट्रोजनस बेसिस कौन कौन से आपको देखने को मिलते हैं, तो आप कहेंगे यहाँ पर एडेनिन, गुआनिन, इसके अलावा साइटोसिन और थाइमिन, ये है डीएनए के अंदर क्या है आपको देखने को मिलता है। और वहीं साइटोसिन की जगह यहाँ अगर मैं बात करता हूँ, थाइमिन की जगह आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, यूरेसिल देखने को मिलता है, किसमें, आरएनए के अंदर। इसके अलावा आप अगर ये शुगर का डायग्राम देख रहे हैं तो यहाँ देखिए सेकंड पोजीशन पर, सेकंड पोजीशन, ये पहली पोजीशन है कार्बन की, ये दूसरी पोजीशन है। दूसरी पोजीशन पर केवल H ग्रुप क्या है आपको यहाँ पर अटैच फॉर्म में देखने को मिलता है। इसका मतलब एक ऑक्सीजन यहाँ पर क्या मिलेगा, कम। और यहाँ पर क्या है, ये जो ऑक्सीजन है कंप्लीट आपको देखने को मिलता है। तो जनरल फॉर्मूला अगर देखा जाए तो डीएनए का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या है, तो आप कहेंगे C5H10O4। और वहीं अगर मैं बात करता हूँ राइबोज शुगर की, तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा तो याद रखना C5H10O5। ठीक है, तो ये इसका क्या रहेगा, जनरल फॉर्मूला रहेगा, जो कि आपको यहाँ पर याद करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर अच्छे से। डीएनए अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो डीएनए क्या है, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का जो स्ट्रक्चर है हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स आर द पॉलीमर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स। वहीं डीएनए और आरएनए क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड है इसमें तीन कंपोनेंट क्या है आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर, राइबोज तो आरएनए के अंदर मिलेगा, और डीऑक्सीराइबोज आपको डीएनए की फॉर्म में देखने को मिलेगा। अभी पिछली स्लाइड के अंदर हमने देखा था, ये स्ट्रक्चर जो आप देख पा रहे हैं, ये जो शुगर आपको जो नजर आ रहा है, ये जो शुगर आपको जो नजर आ रहा है, ये कौन सा है, पेंटोज शुगर है। तो डीएनए में ये पेंटोज शुगर आपको देखने को मिलेगा, और आरएनए के अंदर पेंटोज शुगर कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या है आपको यहाँ पर डिफरेंस बताया है, तो थोड़ा और अच्छे से डिस्कस कर लेंगे यहाँ पर। और इसके अलावा फॉस्फेट ग्रुप, तो तीन चीजें देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि डीएनए और आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल क्या है आपको देखने को मिलते हैं। आरएनए वायरस के अंदर क्या है, एज ए जेनेटिक मटेरियल आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स के अंदर डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल आपको देखने को मिल जाता है। तो डीएनए की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये क्या है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कहलाते हैं। डीएनए क्या कहा है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। वहीं डीएनए और आरएनए क्या है, दोनों के दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कहलाते हैं, क्योंकि इनमें तीन कंपोनेंट आपको देखने को मिलेंगे, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। नाइट्रोजनस बेस की अगर मैं बात करता हूं तो ये दो टाइप के होते हैं, प्यूरीन और पायरिमिडीन। प्यूरीन में आपके आ जाते हैं एडेनिन और गुआनिन, और वहीं पायरिमिडीन की बात करते हैं तो साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल क्या है आपको देखने को मिल जाता है। और वहीं थाइमिन की अगर बात करें तो 5-मिथाइल यूरेसिल, ये पाया जाता है किसके अंदर, डीएनए के अंदर। और वहीं यूरेसिल किसके अंदर पाया जाता है, केवल और केवल आरएनए के अंदर क्या है आपको ये चीजें देखने को मिलती है। एक तो ये चीज आप क्या है आपको याद रखनी है, और दूसरा आपको क्या याद रखना है कि अगर मैं बात करता हूं यहाँ नाइट्रोजनस बेस की, तो ये लिंक्ड होते हैं किसके साथ, OH ग्रुप के साथ, ऑफ ए फर्स्ट कार्बन पेंटोज शुगर थ्रू द एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज टू फॉर्म द न्यूक्लियोसाइड। तो यहाँ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो नाइट्रोजनस जो बेस है
वो पेंटोज शुगर के साथ क्या है, फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच होता है, और वो भी कौन से बॉन्ड की सहायता से, तो एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या है आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ कुछ न्यूक्लियोसाइड दिखा रखे हैं आरएनए के, और साथ में डीएनए के भी दिखा रखे हैं जो आपको याद रखने हैं। अगर मैं बात करता हूँ न्यूक्लियोसाइड्स की आरएनए की, तो एडिनोसाइन, और न्यूक्लियोसाइड्स और डीएनए की बात करें तो डीऑक्सी वर्ड यूज हो जाता है आगे ना, तो एडिनोसाइन के आगे क्या लिखना है आपको, डीऑक्सी एडिनोसाइन। जैसे ग्वानोसिन है तो हम क्या बोलेंगे, डीऑक्सी ग्वानोसिन बोल देंगे। साइटिडीन के लिए क्या लिखेंगे, डीऑक्सी साइटिडीन, मतलब डीएनए के अंदर डीऑक्सी साइटिडीन और आरएनए के अंदर साइटिडीन। यूरिडीन आपको क्या है, आरएनए के अंदर देखने को मिलता है, लेकिन डीएनए के अंदर क्या होता है, यूरेसिल प्रेजेंट नहीं होता, वहां थाइमिन प्रेजेंट होता है, तो डीऑक्सी थाइमिडीन क्या है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और वहीं इसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि जो फॉस्फेट जो ग्रुप है ये लिंक्ड होता है OH ऑफ 5' कार्बन ऑफ ए न्यूक्लियोसाइड थ्रू द फॉस्फोएस्टर लिंकेज टू फॉर्म ए न्यूक्लियोटाइड। तो अब आप देखें, जैसे मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, जैसे मान लीजिए ये है शुगर, ये शुगर है, तो यहाँ ये पहले कार्बन के साथ क्या है, नाइट्रोजनस बेस अटैच है, मान लीजिए कि ये एडेनिन है, ठीक है भाई। तो यहाँ जो है इसको हम बोलेंगे एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये जो बॉन्ड है ये है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये आपको देखने को मिल जाएगा। और वहीं अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, इस पेंटोज शुगर के साथ यहाँ पर अटैच होगा, ठीक है। तो यहाँ ये OH ग्रुप है, इसके साथ यहाँ पर आपने जोड़ दिया फॉस्फेट ग्रुप, है ना, 5' एंड पे। तो ये वाला जो बॉन्ड है ये क्या कहलाएगा, फॉस्फोएस्टर लिंकेज बोलेंगे, क्या नाम देंगे इसको, फॉस्फोएस्टर लिंकेज, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और वहीं आरएनए की बात करें तो हर न्यूक्लियोटाइड में एडिशनल क्या है आपको OH ग्रुप देखने को मिलता है। तो सेकंड कार्बन पे जो राइबो शुगर है वहां पर सेकंड कार्बन पर क्या है, OH ग्रुप क्या है आपको देखने को मिलता है, जो कि अभी फिलहाल हमने यहाँ पर देखा था। ये देखिए, इसमें मैंने आपको बताया ये जो स्ट्रक्चर आपको जो नजर आ रहा है यहाँ पर क्या है, सेकंड कार्बन पर ऑक्सीजन क्या है यहाँ पर एब्सेंट है, डीएनए के अंदर एब्सेंट होता है, मतलब एक ऑक्सीजन कम होता है। और वहीं अगर मैं आरएनए की बात करता हूं तो यहाँ पर सेकंड कार्बन पर मुझे क्या देखने को मिलेगा, OH ग्रुप क्या है यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी। दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होते हैं 3' to 5' फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के साथ, जिसको हम डाई न्यूक्लियोटाइड के नाम से जानते हैं। क्या बन जाता है, डाई न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। मतलब दो न्यूक्लियोटाइड को अगर मान लीजिए मुझे जोड़ना है तो 3' to 5' फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के साथ जुड़ता है और यहाँ बन जाता है डाई न्यूक्लियोटाइड। और ऐसे ही बहुत सारे जुड़ जाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहेंगे, उसको हम कहेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो ये जो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए, ये जो आपको साइंटिस्ट नजर आ रहे हैं ये है फ्रेडरिच मिशर। फ्रेडरिच मिशर 1869 में इन्होंने क्या किया था, डीएनए को आइडेंटिफाई किया था और नाम दिया था न्यूक्लियस। इन्होंने एक्चुअली क्या किया, इन्होंने पस सेल जैसे कि मवाद पड़ जाती ना, तो उस सेल में से क्या किया था, न्यूक्लियस को आइसोलेट करने का काम किया था। उनको फर्स्ट टाइम इन्होंने जो नाम दिया वो क्या दिया, न्यूक्लिन। फिर उसके बाद जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं यहाँ पर, इन्होंने क्या किया, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाया था डीएनए का, जो कि बेस्ड था किसके ऊपर, एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा, मॉरिस विल्किन और रोजालिंड फ्रैंकलिन। ये जो मॉरिस विल्किन है और ये है रोजालिंड फ्रैंकलिन, ये दोनों के दोनों ने क्या किया था, एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा मतलब प्राप्त किया था डीएनए का। लेकिन उसका यूज करके वॉटसन एंड क्रिक ने क्या किया था, डबल हेलिकल मॉडल बनाने का काम किया था। इसलिए आज इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है फादर ऑफ द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। तो याद रखेंगे, फ्रेडरिच मिशर 1869 में डीएनए को आइडेंटिफाई किया और नाम क्या दिया, न्यूक्लिन। और वहीं जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने क्या किया, डबल हेलिकल मॉडल प्रपोज किया था। और किस डेटा के आधार पर किया था, तो रोजालिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किन के एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा की सहायता से क्या किया था, इन्होंने डबल हेलिकल मॉडल बनाने का काम किया था। तो ये देखिएगा स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में आप यहाँ पर देखें, ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है डीएनए का, तो दो यहाँ पर स्टैंड क्या है आपको नजर आएंगे, शुगर फॉस्फेट बैकबोन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ये दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, बेस पेयर। मान लीजिए ये एडेनिन है तो ये गुआनिन होगा, है ना, तो इसका मतलब ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, यहाँ पर बेस पेयर बनाने का काम करते हैं। एक एंड आपको देखने को मिलेगा 5' to 3' एंड, और दूसरी आपको जो चेन है वो देखने को मिलेगी 3' to 5' एंड क्या है आपको देखने को मिलेगी। तो एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड आपको देखने को मिलता है। वहीं गुआनिन और साइटोसिन के बीच में यहाँ पर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या है आपको देखने को मिलेंगे। ये जो ऐसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये शुगर का है, ये फॉस्फेट ग्रुप है, ये चीज आपको याद रखनी। तो ये आपको देखने को मिल रहा है, ये बॉन्ड आपस में क्या है बना है। ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो जो जो चीजें आपको याद रखनी है वो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है।
देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पिच ऑफ हेलिक्स 3.4 नैनोमीटर। पिच ऑफ हेलिक्स का मतलब क्या है, ये देखिएगा, मान लीजिए ये है हमारे पास डीएनए, ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हम बोलते हैं वन टर्न, इसको बोलेंगे वन टर्न या फिर वन पिच का नाम हम देंगे, जिसकी लंबाई लगभग 3.4 नैनोमीटर क्या है आपको देखने को मिलती है। और नंबर ऑफ बेस पेयर इन ईच टर्न, मतलब एक पिच में कितने बेस पेयर आपको देखने को मिलेगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर 10 देखने को मिलेगा। और जो डिस्टेंस आपको देखने को मिलता है, जो डिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा एक बेस पेयर का दूसरे बेस पेयर के साथ, वो लगभग 0.34 नैनोमीटर आपको देखने को मिलेगा, या फिर 3.4 डिग्री एंगस्ट्रॉम के फॉर्म में आपको याद करना पड़ेगा। तो डीएनए किसका बना हुआ है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का, जो कि राइट हैंडेड फैशन में क्या है, कॉइल्ड होती है। और ये जो बैकबोन है, आपसे पूछे कि डीएनए की बैकबोन का नाम बताइए, तो शुगर और फॉस्फेट से मिलकर बनती है जी बैकबोन इनकी। और बेसिस अंदर की तरफ क्या होते हैं, प्रोजेक्टेड होते हैं। ये दोनों चेन क्या करते हैं, एंटी पैरेलल पोलैरिटी क्या करते हैं, शो करते हैं। मतलब एक चेन अगर मान लीजिए पोलैरिटी शो कर रही है 5 डैश, जैसे यहाँ पर देखिए ये 5 डैश 3 डैश शो कर रही है, तो दूसरी क्या शो करेगी, 3 डैश टू 5 डैश क्या है शो करेगी। तो द बेस इन टू स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मिंग बेस पेयर्स। तो मैंने अभी आपको बताया कि एडेनिन हमेशा क्या करेगा, थाइमिन के साथ यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और वही गुआनिन क्या बनाएगा, ये साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या है यहाँ पर बनाने का काम करेगा। और ये भी याद रखना है, जो प्योरीन है वो हमेशा पायरिमिडिन के क्या होता है, जस्ट अपोजिट क्या है आपको देखने को मिल जाएगा। और यूनिफॉर्म डिस्टेंस क्या है आपको दोनों स्ट्रैंड की देखने को मिलती है। तो यूनिफॉर्म डिस्टेंस भी आपको देखने को मिल जाए तो आप कहेंगे यहाँ पर 2 नैनोमीटर क्या है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, तो ये चीजें क्लियर हो गई हैं आपको। तो ये इतना आपको क्या करना है, याद कर लेना है। नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे एरविन चारगाफ, ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रहा है, तो आप यहाँ देखें जो एरविन चारगाफ है, इन्होंने अपना जो नियम बनाया था, इन्होंने क्या बताया कि डीएनए के अंदर जितना एडेनिन का प्रोपोर्शन होगा उतना ही थाइमिन का होगा, जितना ग्वानिन का प्रोपोर्शन होगा उतना ही क्या होगा, साइटोसिन के बराबर। तो मतलब एडेनिन प्लस में ग्वानिन तो थाइमिन प्लस में साइटोसिन के बराबर होता है, और इनकी वैल्यू हमेशा कितनी आती है, 1 के बराबर आती है, इन्होंने ऐसा बताया। वहीं यहाँ पर अगर देखें, यहाँ लेमडा 174 बैक्टीरियोफाज है, जिसके अंदर आपको लगभग 5386 न्यूक्लियोटाइड्स क्या है देखने को मिलते हैं। और वही बैक्टीरियोफाज लेमडा की अगर मैं बात करता हूँ तो 48,502 बेस पेयर क्या है आपको देखने को मिलेंगे। ई कोलाई के अंदर लगभग 4.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 बेस पेयर आपको देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करता हूँ हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए की, तो उसमें 3.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 बेस पेयर आपको देखने को मिलेगा। और वहीं अगर मैं बात करूं कि कंप्लीट बता दीजिए, डिप्लॉयड कंडीशन में अगर पूछ ले आपसे, तो आप कहेंगे 6.6 मल्टीप्लाई में 6.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 बेस पर क्या है आपको देखने को मिलेगा। ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, ये एरविन चारगाफ है जिन्होंने ये नियम बनाया था, जिनका कहना था कि जो प्रोपोर्शन है डीएनए के अंदर एडेनिन का, जितना एडेनिन होगा उतना ही क्या होगा वहां पर थाइमिन होगा, और जितना ग्वानिन होगा तो उतना ही आपको साइटोसिन देखने को मिलेगा। और लेंथ कैसे निकाली जाती है, लेंथ ऑफ डीएनए, तो जितने जो बेस पेयर हैं उनको आप क्या करो कि डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट बेस पेयर के साथ क्या करा दो, मल्टीप्लाई करा दो। जब मल्टीप्लाई कराओगे तो वहां पर आपका क्या है, आंसर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ बेस पेयर अगर देखा जाए ह्यूमंस का, तो 6.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 बेस पेयर है। तो लेंथ ऑफ डीएनए कितनी हो गई, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको, क्योंकि 2 बेस पेयर के बीच का जो गैप होता है वो कितना होता है, 0.34 नैनोमीटर होता है। ठीक है, और इसको हम मल्टीप्लाई 10 की पावर -9 यहाँ पर डिनोट करेंगे। तो अगर जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 2.2 मीटर। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2.2 मीटर क्या आता है आंसर। तो इसका मतलब हमारे अगर एक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस की जो लंबाई है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, तो डीएनए है, उस डीएनए की लंबाई अगर आपसे पूछ ले तो वो लगभग कितनी रहेगी, 2.2 मीटर। आपसे पूछे कि भाई बेस पेयर कितने होते हैं, वो भी डिप्लॉयड सेल के अंदर, तो आप कहेंगे 6.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 बेस पेयर। अगर आपसे पूछे हैप्लॉयड कंटेंट ऑफ आपको बताना है ह्यूमन डीएनए, तो 3.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 बेस पेयर। ये आपको याद रखना है। कॉलीफाज के बारे में पूछ ले तो आपको याद रखना है 5386 न्यूक्लियोटाइड क्या है उसके अंदर देखने को मिलता है। ई कोलाई में 4.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 बेस पेयर, सॉरी 6 बेस पेयर। तो यहाँ देखिए ई कोलाई की अगर लेंथ निकालते हैं तो उसकी लंबाई लगभग होती है 1.36 मिलीमीटर, तो 1.36 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मीटर। और नंबर ऑफ बेस पेयर की अगर बात करें वो कितना होता है, 0.34 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 बेस पेयर किसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं, ई कोलाई के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि ऑलरेडी आपको पहले ही बताया हुआ है।
अब बारी आती है हमारे यहाँ पर, तो अब हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं, यहाँ हम चर्चा करेंगे पैकेजिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स की। अगर बात करें प्रोकैरियोट्स की तो ई कोलाई की हम बात करेंगे, क्योंकि ई कोलाई क्या है, बैक्टीरिया है। यहाँ डीएनए क्या है, स्कैटर्ड होता है, मतलब पूरे सेल के अंदर फैला होता है। मान लीजिए ये ई कोलाई है, इस ई कोलाई के अंदर ये डीएनए क्या है, इस तरीके से स्कैटर्ड फॉर्म में क्या है मिलेगा। तो डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज। तो इसीलिए सो इट इज हेल्ड विद सम पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन टू फॉर्म न्यूक्लियर। तो इनके आसपास क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं, जो इनको क्या करते हैं, नजदीक लाने का काम करते हैं, और इन्हीं को फिर हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोइड नाम देते हैं। और वहीं यूकैरियोट्स की अगर बात करें तो सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब बेसिक प्रोटीन्स आपको देखने को मिलते हैं, जिसको हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। याद रखिएगा, हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं, यूकैरियोट्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। और हिस्टोन प्रोटीन्स के अंदर पॉजिटिवली चार्ज बेसिक अमाइनो एसिड्स रेजिड्यूज क्या है देखने को मिलते हैं। तो मतलब बेसिक प्रोटीन कौन से, लाइसिन और आर्जिनिन। इसके अलावा हिस्टिडीन भी क्या है हमें देखने को मिल जाता है, वो भी क्या है, आप कहेंगे कि बेसिक अमाइनो एसिड है। नेगेटिवली चार्ज जो डीएनए है ये रैप होता है हिस्टोन ऑक्टामर टू न्यूक्लियोसोम। ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये किसका स्ट्रक्चर है, तो आप कहेंगे न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर है। इसमें आपको हिस्टोन ऑक्टामर देखने को मिलेगा, और ये बाहर क्या है, H1 हिस्टोन प्रोटीन, जो क्या करता है, यहाँ पर इसको बाइंड अप करने का काम करता है। डीएनए इसके चारों तरफ क्या है आपको देखने को मिलेगा, जिसका चार्ज कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज। और वही प्रोटीन का चार्ज कैसा होता है, मतलब हिस्टोन जो प्रोटीन है वो पॉजिटिवली चार्ज क्या है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसोम बनाने का काम करते हैं। अब यहाँ देखें, अगर मैं एक न्यूक्लियोसोम की बात करता हूँ, टिपिकली न्यूक्लियोसोम, उसके अंदर मुझे 200 बेस पेयर क्या है देखने को मिल जाएंगे। वहीं अगर बात करें यहाँ पर कि नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम्स कितने होंगे ह्यूमंस के अंदर, तो बस आपको करना क्या है, 6.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 बेस पेयर को हमको 200 से क्या करना है, डिवाइड करना है। आपका आंसर आ जाएगा 3.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। न्यूक्लियोसोम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ मुझे रिपीटिंग यूनिट्स देखने को मिलती है, जो कि क्रोमेटिन की फॉर्मेशन करती है। क्रोमेटिन कैसी है, तो थ्रेड लाइक स्ट्रेन बॉडीज क्या है आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। न्यूक्लियोसोम्स की अगर बात करते हैं क्रोमेटिन में, तो बीड्स ऑन स्ट्रिंग क्या है, ये नाम दिया गया है। अब देखिए ध्यान से, क्रोमेटिन जब पैक होते हैं, मतलब पैकेज फॉर्म में होते हैं, तो क्रोमेटिन फाइबर्स फिर कॉइल्ड, देन फिर कंडेंस हो जाते हैं मेटाफेज स्टेज के अंदर, और जगह क्या बन जाता है, क्रोमोसोम। आपको ये समझाया जा रहा है कि एक तो देखो न्यूक्लियोसोम के अंदर कितने बेस पेयर होते हैं, 200 बेस पेयर, ये आपको याद करना है। दूसरा, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम कितने होते हैं ह्यूमंस में, तो 3.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 क्या है आपको याद करना है। तीसरा, न्यूक्लियोसोम के अंदर क्या होता है, रिपीटिंग यूनिट्स आपको देखने को मिलती है क्रोमेटिन्स की, और इनको नाम दिया गया बीड्स ऑन स्ट्रिंग। जब क्रोमेटिन है G2 फेज के अंदर है, तो क्रोमेटिन थ्रेड्स क्या है देखने को मिलते हैं। तो प्रोफेज के अंदर क्या है, ये कंडेंस होना स्टार्ट होता है। जब ये कंडेंस होते हैं तो ये बन जाते हैं जी क्रोमोसोम। मेटाफेज में क्या है, आपको हाईली कंडेंस फॉर्म में क्या है, क्रोमोसोम्स देखने को मिल जाते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि ये जो हाईली कंडेंस फॉर्म में जो क्रोमोसोम्स हमें देखने को मिले हैं, तो ये इनको क्या चाहिए, तो क्रोमेटिन को रिक्वायर होता है नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स, मतलब केवल हिस्टोन प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती, इसके अलावा नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन की भी आवश्यकता होती है, जो डीएनए को हाईली कंडेंस फॉर्म में क्या करते हैं, कन्वर्ट करने का काम करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, डीएनए। अब डीएनए के बाद क्या है, क्रोमेटिन्स बन गए, और क्रोमेटिन के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं डीएनए। तो ये जो लास्ट में जो डीएनए मैंने बनाया, ये हाईली कंडेंस है। तो कंडेंस किसकी वजह से, हिस्टोन प्रोटीन की सहायता से। इसके अलावा हाईली कंडेंस कौन कर रहा है, तो नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन क्या है, आपको ये याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इजीली, तो जो क्रोमेटिन है उसके दो फॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगे। एक तो आपको मिलेगा यूक्रोमेटिन और दूसरा मिलेगा हेट्रोक्रोमेटिन। तो आप यहाँ देखें, ये जो आपको नजर आ रहा है ये क्या है, हेट्रोक्रोमेटिन है, क्योंकि हाईली कंडेंस फॉर्म में क्या है, न्यूक्लियोसोम्स आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ लूजली कंडेंस आपको देखने को मिल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, यूक्रोमेटिन है। तो इसका मतलब ये जो यूक्रोमेटिन है, ये ट्रांसक्रिप्शनली क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, मतलब यहाँ से डीएनए से क्या बन सकता है, आरएनए बन सकता है। लेकिन हेट्रोक्रोमेटिन में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही नजदीक नजदीक होते हैं। इनका जो कलर है वो कैसा आता है, हल्का आता है, लाइट आता है। और वहीं अगर बात करते हैं हेट्रोक्रोमेटिन की, तो डेंसली क्या है, ये पैक्ड है। इनएक्टिव रीजन आपको देखने को मिलता है किसमें, क्रोमेटिन का। और ये डार्क क्या है, आपको स्टेन देखने को मिलेगा। तो मैं कहूँ इस तरीके से, तो ये मान लीजिए डार्क स्टेन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, और नीचे आपको लूजली स्टेन। तो ये जो डार्क स्टेन जो आपको नजर आया है, इसको हम बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन,
और नीचे वाले को क्या बोलेंगे, यूक्रोमेटिन। ये चीज आपको याद करनी। ये ट्रांसक्रिप्शनली क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, मतलब डीएनए से आरएनए बन सकता है, लेकिन यहाँ से डीएनए से आरएनए नहीं बनता, ये इनएक्टिव स्टेज में होता है। थोड़ा सा ये डिफरेंस फॉर्म में देख लीजिएगा। तो क्रोमोजोम के जो पार्ट्स हैं अगर देखें तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है वो क्या है, हेट्रोक्रोमेटिन, और वहीं बीच में जो आपको लाइटली स्टेन जो आपको नजर आ रहा है ये क्या है, यूक्रोमेटिन। तो हेट्रोक्रोमेटिन ज्यादा कंडेंस होते हैं, साइलेंस्ड जीन होते हैं, मिथाइलेटेड होते हैं। जीन क्या है बेटा यहाँ पर पुअर है, इट मीन्स की हाई एटी कंटेंट क्या है आपको देखने को मिलता है। और स्टेन क्या मिलेगा आपको, डार्क, देखो डार्क कलर आपको नजर आ रहा है ना। और वहीं यूक्रोमेटिन में क्या होता है, लेस कंडेंस होते हैं, जीन क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, मतलब डीएनए से आरएनए बन सकता है। और यहाँ जीसी कंटेंट क्या मिलेगा आपको, ज्यादा देखने को मिलेगा। और जब हम स्टेनिंग करते हैं तो यूक्रोमेटिन लाइट स्टेन क्या है आपको देखने को मिलेगा। तो ये थे आज के जो हमारा जो टॉपिक था, आज इतना ही टॉपिक हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। लेकिन अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स। तो क्वेश्चन आंसर्स एक एक करके हम देख लेते हैं। आपको यहाँ पर देख पा रहे होंगे सभी के सभी। पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर कि विच ऑफ दी, मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, चलो ये ले लेते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूक्लिक एसिड्स फाउंड इन द लिविंग सिस्टम। आपको बताना है कि लिविंग सिस्टम के अंदर कौन सा न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन या बोथ ए एंड बी। तो याद रखिएगा बोथ ए एंड बी आपका क्या रहेगा यहाँ पर आंसर रहेगा, क्योंकि भाई न्यूक्लिक एसिड जो है लिविंग सिस्टम के अंदर, भाई आप डीएनए भी कह सकते हैं और आरएनए भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज जीनोमिक्स। जीनोमिक्स किसको कहा जाता है, व्हाट इज जीनोमिक्स। तो आप कहें इट इज अ स्टडी ऑफ ऑल पर्सन जीन्स एंड देयर इंटरेक्शंस विद ईच अदर एंड विद द एनवायरनमेंट, ठीक है। दूसरा है इट इज द स्टडी ऑफ ऑल ए पर्सन प्रोटीन एंड देयर इंटरेक्शन। तो पहली बात तो जीनोमिक्स की बात हो रही तो जीन से रिलेटेड बात होगी, तो यहाँ ब्लड काउंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर्सन के बिहेवियर की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर इट इज द स्टडी ऑफ ऑल ऑफ ए पर्सन जीन्स एंड देयर इंटरेक्शन विद ईच अदर एंड विद द एनवायरनमेंट। ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर, नाम से ही क्लियर हो जाएगा। जीनोमिक्स क्या मतलब, इसका मतलब पर्सन के जीन को हमें क्या करना है, स्टडी करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर कि हाउ कैन वी डिफाइन द लेंथ ऑफ ए डीएनए। हम किस तरीके से लेंथ ऑफ डीएनए को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो आप कहेंगे बाय डिफाइनिंग द नंबर ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स प्रेजेंट इन इट, या बाय डिफाइनिंग द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट इन इट, या बाय डिफाइनिंग द नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स प्रेजेंट इन इट, या बाय डिफाइनिंग द नंबर ऑफ एसिड ग्रुप प्रेजेंट इन इट। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लेंथ ऑफ डीएनए हम नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कितने हैं उसके आधार पर बताते हैं। व्हाट इज द हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। अगर व्हाट इज द हैप्लॉइड कंटेंट पूछा है तो याद रखें 3.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 बेस पेयर क्या है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, मतलब 3.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 बेस पेयर। अगर आपसे यहाँ पर पूछ लेता डिप्लॉयड कंटेंट का पूछता तो आप कहते हैं यहाँ पर 6.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 बेस पेयर, आपका ये आंसर हो जाता। नेक्स्ट आएगा हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ ए न्यूक्लियोटाइड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ ए न्यूक्लियोटाइड, ए नाइट्रोजनस बेस, ए पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप। तो क्या हो जाएगा आंसर, तो आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर करेक्ट रहेगा, ठीक है भाई। डी आंसर क्या रहेगा आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। एक मिनट आपको ये क्लियर कर देता हूँ, ये आंसर नहीं है, ठीक है, ये आंसर है आपका, डी ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर करेक्ट रहेगा, ठीक है। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख पा रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज कॉमन फॉर बोथ डीएनए एंड आरएनए। आपको कॉमन बेस बताना है कि दोनों में कौन सा कॉमन रहेगा, है ना, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन या फिर थाइमिन। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज कॉमन फॉर बोथ डीएनए एंड आरएनए। तो कौन सा आंसर हो जाएगा भाई यहाँ पर, तो यहाँ आप जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर साइटोसिन। तो साइटोसिन दोनों के अंदर आपको क्या है देखने को मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस इज कॉमन फॉर बोथ डीएनए एंड आरएनए, तो आप कहेंगे साइटोसिन। ऐसे तो भाई एडेनिन भी है, गुआनिन भी है, ये भी कॉमन है, ध्यान रखिएगा इस चीज का, ठीक है भाई। तो एडेनिन भी कॉमन है और गुआनिन भी क्या होता है कॉमन है। केवल थाइमिन यहाँ पर लिखना था, यहाँ पर नॉट है ना, नॉट कॉमन। अगर यहाँ पे नॉट कॉमन होता तो आंसर क्या हो जाता, थाइमिन हो जाता।
अब आपसे पूछा कॉमन, तो भैया एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन आरएनए में भी होता है और डीएनए में भी क्या है आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग लिंकेज इज प्रेजेंट बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो लिंकेज है वो कौन सा कहलाता है? तो याद रखें भाई 3' to 5' फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या की थी, चर्चा की थी, उसके बारे में ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पहले से ही कर चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। याद रखिएगा शुगर एंड फॉस्फेट क्या रहेगा भी, आंसर रहेगा, है ना, बैकबोन ऑफ ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, शुगर एंड फॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 9, हु ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट आइडेंटिफाइड डीएनए, इनमें से भाई सबसे पहले डीएनए को आइडेंटिफाई किसने किया था, किसने किया था भाई? तो याद रखेंगे फ्रेडरिच मिशर, फोटो भी दिखाई थी मैंने आपको फ्रेडरिच मिशर की, और उन्होंने क्या किया था, फर्स्ट पहली बार डीएनए को आइडेंटिफाई किया था और डीएनए को न्यूक्लिन नाम दिया था। कौन सी सेल को ऑब्जर्व किया था? पस सेल को क्या किया था, ऑब्जर्व करने का काम किया था। क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू द चार्गेफ लॉ, चार्गेफ लॉ के अनुसार जो रेशियो है एटी और जीसी ये कांस्टेंट रहते हैं और अनइक्वल होते हैं, गलत। द रेशियो बिटवीन एटी प्लस में जीसी क्या है, नॉट कांस्टेंट बट इक्वल। फिर आता है द रेशियो बिटवीन एटी एंड जीसी इज नॉट कांस्टेंट एंड आल्सो अनइक्वल। द रेशियो बिटवीन एटी जीसी इज कांस्टेंट एंड इक्वल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, ये लास्ट वाला आंसर हो जाएगा, लास्ट वाला क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप सभी को। तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर करवाए जा रहे हैं वो ये समझ लीजिए कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो जरूर देखा करें, उसको मल्टीपल टाइम क्या करें, रिवाइज करने की कोशिश करें ताकि आपकी तैयारी और अच्छी हो सके। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 11 को अगर हम ध्यान से देखें तो आपको मिलेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द डीएनए डबल हेलिक्स। डीएनए डबल हेलिक्स में कौन सी बात बिल्कुल सही है? इट इज मेड अप ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, बिल्कुल सही। द टू चेन आर एंटीपैरेलल पोलैरिटी, बिल्कुल सही, क्योंकि एक आपको क्या देखने को मिलेगा, एक तो एंड मिलेगा 3' to 5' एंड, 3' to 5' एंड, और एक मिलेगा आपका 5' to 3' एंड, है ना। तो यहाँ चलो 5 लिख देता हूँ, यहाँ क्या लिख देता हूँ 3, ठीक है भाई, ये 5 लिख दिया मैंने, याद रखना। और बॉन्ड के बीच में क्या है, द बेसिस इन टू स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड, बिल्कुल। एडेनिन किसके साथ, तो आप कहेंगे यहाँ पर करेगा किसके साथ, तो ए किसके साथ अपने बॉन्ड बनाता है भाई यहाँ पर, थाइमिन के साथ। ग्वानिन किसके साथ बनाता है, साइटोसिन के साथ। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे आप सभी। द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन एडेनिन एंड थाइमिन एंड ग्वानिन एंड साइटोसिन इन द बेसिस ऑफ द टू स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए आर, अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की मैंने। एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेंगे और वहीं ग्वानिन और साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है आपको देखने को मिलते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर, बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सेंट्रल डोग्मा इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज, सेंट्रल डोग्मा किसको कहा गया है, डीएनए, डीएनए से आरएनए, आरएनए से फिर प्रोटीन। ये याद रखिएगा, ए और आंसर क्या है आपका हो जाएगा भाई। देखो डीएनए से डीएनए बनना क्या कहलाता है, तो आप कहेंगे रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन कहलाता है, और यही सेंट्रल डोग्मा कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द चार्ज ऑफ डीएनए। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है भाई, व्हाट इज द चार्ज ऑफ डीएनए, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन का चार्ज कैसा होता है, तो आप कहेंगे पॉजिटिव चार्ज होता है ना। तो चार्ज ऑफ डीएनए कैसे रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा, ये चीज याद होनी चाहिए। हिस्टोन्स कैसे प्रोटीन है, एसिडिक प्रोटीन, बेसिक प्रोटीन, न्यूट्रल। तो याद रखेंगे सभी के सभी बेसिक प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन के नाम जरूर मेंशन कीजिएगा भाई। अगर आप सभी बच्चों को मालूम है हिस्टोन प्रोटीन के, भाई हिस्टोन प्रोटीन कौन कौन से हैं, वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि ये पता रहे कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं या नहीं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड्स मेक हिस्टोन्स बेसिक इन नेचर। आपको बताना कौन सा बेसिक नेचर है, एस्पार्टिक एसिड, लाइसिन, आर्जिनिन, या फिर बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। ठीक है, देखो यहाँ से भी आंसर मिल जाएगा आपको, लेकिन एक और बताना है आपको, एक्स्ट्रा बताना है कि भी कौन सा ऐसा बेसिक हिस्टोन प्रोटीन है जिसका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। ऐसे प्रोटीन का नाम जिसका नेचर कैसा मिलेगा आपको, बेसिक देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 17, ए टिपिकल न्यूक्लियोसोम्स कंटेन, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, टिपिकल न्यूक्लियोसोम के अंदर लगभग 200 बेस पेयर देखने को मिलेंगे डीएनए हेलिक्स के। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स द रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रोमेटिन, हिस्टोन, हिस्टोन ओटामर,
न्यूक्लियोसोम या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर आपको बताना है रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ क्रोमेटिन। तो न्यूक्लियोसोम के अंदर क्या है, आपको ऐसा देखने को मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमेटिन। अभी थोड़ी देर पहले बताया था क्रोमेटिन दो टाइप के होते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। तो भैया आपसे पूछा है कि ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव प्रोटीन का नाम बताना, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमेटिन का नाम बताना है। तो क्या नाम होगा भाई, यूक्रोमेटिन क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज तक के क्वेश्चन नंबर 19 तक जितना भी जो भी क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पर करवा दिए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। अगर ये जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो मुझे लगता है कि आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगी। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।